वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम ज्योग्राफी की 8th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 3 था मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज। ठीक है, अभी तक हमने मिनरल्स देखे और मिनरल्स को ये देखा कि कहाँ पे किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट वाइज देखा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। आगे हम जो देख रहे हैं वो है यूज़ ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत से इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। इवन आप अपने घर पे भी आसपास नज़र घुमा के देखोगे ना, तो आपको बहुत से मिनरल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर जेम्स यूजली हार्ड देम वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग ऑफ कॉइन्स एंड पाइप्स। आपको कॉइन्स कॉपर जो है वो कॉइन्स और पाइप्स में भी देखने को मिलेगा। इवन आप देखना चाहो तो पुराने ज़माने के जो वायर्स होते थे ना, वो भी कॉपर के बने हुए होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में क्वार्ट्ज जो है बनते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। जो चिप बनती है ना वो सिलिकॉन की होती है। जैसे मेमोरी कार्ड की जो चिप होती थी वो सिलिकॉन की बनी होती थी। इवन पेन ड्राइव के जो आप अंदर की चीज़ देखोगे ना, जैसे ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर आप वो जो लाइन देखते हो ना, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। ठीक है, उसी तरीके से बॉक्साइड ओर का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन यहाँ पे। और एल्युमिनियम जो फॉर्म किया जाता है ना, वो बॉक्साइड के ओर से फॉर्म किया जाता है। और ये ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, इवन किचन कुकवेयर्स में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। और इवन एल्युमिनियम के यूज़ वायर्स में भी किया जाता है। आप कभी वायर को खोल के देखना, यदि आपको वायर क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील का कलर का दिखे, ग्रे कलर का, ठीक है, तो वो एल्युमिनियम वायर्स होते हैं। और वहीं पे आपको येलो कलर्स की वायर दिखे तो वो कॉपर की वायर्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत जगह इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है। मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। एक लिमिटेड स्टॉक पे हैं, उसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इसको प्रोडक्शन करने में। फॉर्मेशन ऑफ ए सच इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल्स। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होना और कंज्यूम करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। देखो, फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लगता है और कंज्यूम करने में हम फटाफट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जो माइनिंग में इन सब चीज़ों का जो क्या कहते हैं वेस्टेज होता है ना, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा, मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है और उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है। देखिए, इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसका जो क्या कहते हैं वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है और रिसाइकल करके नई चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे आपके बर्तन, ठीक है, आपके घर के बर्तन एल्युमिनियम के हैं, मान लीजिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बर्तन ख़राब हो गया। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे दे सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे उसका रीयूज़ हो सके। और उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, कोई बड़ा बर्तन है तो उस बड़े बर्तन से हम छोटा बर्तन बना सकते हैं। यदि कोई छोटा बर्तन है तो हम उसके वायर्स बना सकते हैं या फिर पाइप बना सकते हैं। कुछ ऐसे फर्दर यूज़ किए जा सकते हैं मिनरल्स के। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का था वो था पावर रिसोर्स। ठीक है, पावर रिसोर्स। अब देखो, पावर रिसोर्स मतलब एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, पावर और एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए भी पावर चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी, डिफेंस के लिए भी। पावर रिसोर्स में ऑल्सो ब्रॉडली क्लासिफाइड इन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। पहले बात तो पावर समझते हैं। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, सबसे बड़ी बात।
ये हर जगह यूज़ होती है। आप स्टडी कर रहे हैं तो भी यूज़ होगी, मम्मा घर में खाना बना रही है तो भी यूज़ होगा, और इवन आप यदि बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं तो भी पावर यूज़ होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरीके से हर जगह पे यूज़ होती है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आपके पापा के ऑफिस में, घर के किसी भी कोने में वो पावर यूज़ होती है। लेकिन वो पावर बनती कैसे है, ठीक है, वो पावर को जनरेट कैसे किया जाता है? तो पावर को जनरेट करने के दो तरीके हैं, एक कन्वेंशनल तरीका है और एक नॉन कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका मतलब सीधा सा मतलब ये है जो पुराना तरीका था, ठीक है, उसमें वो सारी प्रोसेस आती हैं जो मिनरल्स का यूज़ करके पावर को जनरेट किया जाता है, और ये लिमिटेड स्टॉक में है और कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, और ये नए तरीके हैं, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करके पावर जनरेट करना, ठीक है, विंड एनर्जी का यूज़ करके पावर जनरेट करना, तो ये नॉन कन्वेंशनल उसमें आते हैं। आपने कई बार इस तरीके की टावर देखे होंगे जिसमें इस तरीके के वायर्स, अच्छे मोटे मोटे वायर्स जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, पावर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल यूज़ जो है वो पुराना तरीका है जिसमें हम मिनरल्स, चाहे तो वो मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स का यूज़ करके और हम क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हैव द बेसिक बीन कॉमन यूज ऑफ ए लॉन्ग टाइम, फायरवुड एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। पहला है फायरवुड, सीधी सी बात है, आग जलाओ एनर्जी पाओ, ठीक है। हम कुकिंग और हीटिंग के लिए क्या कहते हैं, आपके घर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी तो सिगड़ी जलाई जाती होगी, ठीक है, या फिर बाहर आपके गार्ड जो हैं वो आग जला के बैठते हैं, ठीक है, वो फायरवुड का यूज़ करके और ये काम करते हैं, ठीक है। 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय द विलेजर्स कम फ्रॉम द फायरवुड, ठीक है, जो एनर्जी वो यूज़ करते हैं वो 50% कहाँ से आती है, फायरवुड से। कुकिंग के लिए वो जलाते हैं, हीटिंग के लिए जलाते हैं, और कोई भी फर्दर यूज़ आता है तो वो फायरवुड को फायर कर देते हैं, ठीक है। अब ये फायरवुड पाते कहाँ हैं, रिमेन्स ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर ए मिलियन ऑफ ईयर्स एंड गेट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू द फॉसिल फ्यूल। देखो फॉसिल फ्यूल जो है वो कैसे बनता है, मान लीजिए कोई एनिमल्स है या फिर कोई प्लांट है, उसको हमने लैंड एरिया में दबा दिया, ठीक है, दबा दिया और भूल गए हम, ठीक है, 150-200 साल बाद हमें पता चलता है कि वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में आ गया। अब वो फॉसिल फ्यूल कौन से फॉर्म में आया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस किससे फॉर्म होते हैं, प्लांट और एनिमल के रेसिड्यू से। मतलब कि प्लांट और एनिमल मरने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पढ़ा था। इसका कनेक्शन इससे भी है, दैट्स मीन कि प्लांट ये जिंदा है तो भी हमें कुछ देकर जाएगा, और प्लांट ये मर गया है तो भी हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगा, तो इसलिए उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये कन्वेंशनल सोर्स है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑयल से क्या कहते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका एडवांसर क्या होता है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, बहुत इजीली हम ऑयल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक पाइप बना दिया गया, इंडिया से बनाया गया क्या कहते हैं ईरान तक, तो ईरान से और इंडिया तक ईजिली जो है वो पाइप आ जाती है। बेसिक ऑफ ए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, बहुत बेसिक हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें पेट्रोलियम सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, फिर बाद में फर्दर जो पेट्रोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है कैरोसिन, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। इवन पेट्रोलियम का जो रेसिड्यू होता है ना वो कैरोसिन होता है, उसका भी यूज़ जो होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिप्लीशन ऑफ ए ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल सीपेज एंड गैस लीकेज, ठीक है।
यदि मान लीजिए मैंने कोई पाइप बना दी, ईरान से लेकर इंडिया तक पानी आ रहा है, बीच में आता है पाकिस्तान को खुन्नस आई और पाकिस्तान ने उस पाइप में छेद कर दिया, ठीक है, तो वो तो वहाँ पे लीकेज हो जाएगा और वो सब यूज़ कर लेगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, ठीक है, इससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ ए न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, ठीक है, इसमें जो नए फ्यूल्स हैं ना उसका एक्सप्लोरेशन करना इतना इजी नहीं है। दूसरा नेचुरल गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट इजी है, पाइपलाइन लगाओ भेजो आराम से। ये ऑयल और कोल से क्लीनर होती है और ऑयल से चीपर भी होती है। जैसे सीएनजी गैस, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि सीएनजी गैस से जो ऑटो रिक्शाज हैं और क्या कहते हैं जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको चलाया जाए, ठीक है। तो ये सीएनजी गैस से चलाने से ये है कि ये पॉल्यूशन भी थोड़ा कंपैरेटिव टू देम ऑयल और कोल कम करते हैं और ये चीपर भी होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोला जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो है फायरवुड इजली एक्सेस, ठीक है, कहीं से भी 4 लकड़ी पाए और जोड़ा और आग लगा दिया, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, क्योंकि ये इजली एक्सेसिबल है, इस वजह से वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, जो वुड्स है उसका कलेक्शन करना बहुत क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा पॉल्यूटिंग है, ठीक है, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट करता है। और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तभी तो वुड आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है कोल इज़ ए ऑल्सो कन्वेंशनल एनर्जी, इसका एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूटिंग सोर्स है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, इसको बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि काले काले कलर के ट्रक आपको दिखे होंगे जो बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड रहते हैं, तो उनमें कोल्स होता है और कोल को इजीली नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेनली जो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइडल पावर भी जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी है, इसमें वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट इरिगेशन को प्रमोट करता है, एंड फिशिंग को, चीप है। इसमें क्या करते हैं कि एक डैम बनाते हैं, ठीक है, और ये डैम के इधर साइड जो होता है वो पानी स्टोर करते हैं और फिर इधर साइड एक टरबाइन लगाते हैं और उस टरबाइन के थ्रू जो है इसको प्रेशराइज्ड रूप में, मतलब इतना फोर्सफुली इस पे प्रेशर डाल के और इस टरबाइन को घुमाते हैं, और इस टरबाइन को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो पानी स्टोर करते हैं ना, यहाँ पे ये लोग फिशिंग और क्या कहते हैं इरिगेशन के लिए वो पानी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब इस पानी को स्टोर करते हैं ना तो आसपास का जो एरिया होता है वो फ्लडेड हो जाता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लोकल कम्युनिटी, इनंडेटेड ऑफ लो लाइंग रीजन, ठीक है, इनंडेटेड ऑफ लो लाइंग रीजन होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव टू सेटअप, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये डैम बनाना, टरबाइन का सेटअप पूरा बनाना और फिर उसको जनरेट हो तो उसको जनरेटर में स्टोर करना, ये सब जो है वो बहुत क्या कहते हैं एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। कोल जो है इसको थर्मल पावर बोला जाता है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको थर्मल पावर बोला जाता है। देखिए इस तरीके का पावर स्टेशन होता है, ये बर्नर होता है, ठीक है, इसके ऊपर पानी भरा जाता है और यहाँ पे क्या कहते हैं कोल डालकर और हीट प्रोड्यूस की जाती है और उस हीट की वजह से यहाँ का जो वाटर होता है वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। जब स्टीम बन जाता है तो वहाँ एक टरबाइन होती है, यहाँ आसपास कहीं टरबाइन होगी, उस टरबाइन में उस स्टीम को प्रेशराइज्ड फॉर्म में भेजा जाता है और वो टरबाइन जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
कोल इज़ ए थ्रेशोल्ड टू बरीड सनशाइन। और ये बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव भी है, दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। एक तो कोल जब बर्न होता है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। आप कभी कभी थर्मल प्लांट में जाओगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। और कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल मिनरल है, वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट कर जाएगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है। अब देखो, थर्मल प्लांट तो हमने बना लिया है, हमारे यहाँ भी कोल है, उतना यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद जो कोल के लीडिंग प्रोड्यूसर है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये सब जो है ना ये रूल करते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ कोल जो है वो मिलता है? इंडिया में रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल। झारिया कहाँ है? झारखंड। धनबाद झारखंड, बोकारो झारखंड, उड़ीसा और बोकारो झारखंड, ये सब जो है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कोल देखने को मिलता है। फिर आता है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, और इस पेट्रोलियम से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। जब इसको क्या कहते हैं प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, एक रिफाइनरी में डाला जाता है और उससे जब अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है तो क्या क्या निकलता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और इस पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है क्योंकि इनमें से सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पेट्रोल और डीजल तो इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि उसके बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर बताया है कि कहते हैं पेट्रोलियम का ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है। अब आपको समझ में आया मैंने पाइपलाइन की बात में ईरान का नाम क्यों लिया था, ठीक है। अदर मेजर कंट्री यूएसए, रशिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, ठीक है। वेनेजुला, अल्जीरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। वहीं पे इंडिया की बात करें तो दिग्बोई, असम में दिग्बोई में प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम। दूसरा बॉम्बे हाई, मुंबई के पास जो है, ठीक है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और डेल्टा ऑफ ए कृष्णा और गोदावरी रिवर, कृष्णा और गोदावरी के रिवर के डेल्टा के पास भी हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल गैस मैंने आपको बताया सीएनजी, ये भी एक तरह का क्या कहते हैं फाउंड होता है पेट्रोलियम डिपॉजिट में। और इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है रशिया, नॉर्वे, यूके, मतलब ब्रिटेन, नीदरलैंड, ये ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर हैं। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और सम एरियाज ऑफ सोर्स ऑफ मुंबई हाई के पास ही कुछ जगह है जहाँ पे हमें नेचुरल गैसेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रल पावर। देखिए इस तरीके का जनरेट होता है, ये पूरा वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी रोक लिया है, यहाँ पे जनरेटर, ये टरबाइन है, टरबाइन में प्रेशराइज डालते हैं, ये घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाइड्रल पावर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, ये सब जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। वहीं पे इंडिया में भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागा अर्जुन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है और इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और एनर्जी को पावर को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा, इसमें मोस्टली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाती है जिसे दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ए फॉसिल फ्यूल्स इज ए लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। एस्टिमेटेड दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ ए कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्वायर ऑफ द फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। देयर यूज़ कैन ऑल्सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को इसमें मिनिमाइज किया जाता है। नीड फॉर नॉट यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज अ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड कितनी भी
विंड हो सकती है ना, विंड की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना। सोलर एनर्जी, सन को हम रोक सकते हैं कि नहीं आप हीट मत दो हमें, अब आपकी हीट ख़त्म हो गई, नहीं है ना पॉसिबल। तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं जिनका यूज़ करके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बनाई जाती है। सबसे पहले सोलर एनर्जी, ठीक है। अब देखो सोलर एनर्जी में क्या होता है कि यहाँ पे ना वो बनाए जाते हैं कि सोलर प्लेट्स लगाए जाते हैं। इस सोलर प्लेट्स में सन की एनर्जी आती है, ठीक है, सन की एनर्जी आती है, वो ट्रैप करते हैं उस सन एनर्जी से, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। Sun's heat and light energy can be felt in a everyday. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity. Many of these cells are joined to the solar panel. ठीक है, सोलर पैनल बोला जाता है, जहाँ पे यहाँ ये पैनल होता है ना, ये शीट टाइप का होता है, इस पैनल में टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा मैप के थ्रू दिया हुआ है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सबसे पहले आता है, सबसे पहले दिया हुआ है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी के क्या, सबसे पहले ये सारे नॉन कन्वेंशनल ना आपको नॉन पॉल्यूटिंग ही दिखेंगे मोस्टली, ठीक है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एक बार सेटअप कर दिया उसके बाद उसका इतना ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते हैं। सेफ होता है और क्लीन होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं गंदगी नहीं होती है। वहीं पे डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन। होता क्या है कि इसकी जो विंड्स होती हैं, विंड एनर्जी में जो इस तरीके से एक फ़ैन लगाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से एक फ़ैन लगाया जाता है, जब ये घूमता है ना तो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप्स, ठीक है, ये जो विंड मिल्स होती है ना, इनको मतलब मेंटेनेंस माना कम है, लेकिन इसको सेटअप करने में इतना पैसा लग जाता है कि मेंटेनेंस की तो दूर की बात होती है। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, ठीक है, होता क्या है कि ये जब घूमता है ना तो ये रेडियो और टीवी रिसेप्शंस को इंटरप्ट करता है और हार्मफुल टू द बर्ड्स। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपके घर का जो फ़ैन है उससे कम 3 से 4 टाइम्स बड़ा फ़ैन होता है, और वो जब घूमना स्टार्ट करता है तो इसके बीच में कोई भी बर्ड आती है ना तो वो उसको काट देता है, क्योंकि वो ह्यूमन थोड़ी ना है कि उसको पता चले अरे बर्ड चाहिए नहीं काटना है, तो वो उसको कट कर देता है, तो वो उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। इसका एडवांटेज क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, नॉन पॉल्यूटिंग, सेम, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सेम, एक्सपेंसिव है। जो सोलर पैनल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, उनको सेटअप करना, एक बार सेटअप का जो पैसा है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें मेंटेनेंस का पैसा ज़ीरो होता है, ठीक है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड, ठीक है, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद आता है टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी जो होती है ना ये वेव्स से जनरेट होती है, ठीक है। ये जो आप देखते होंगे बीच के पास जो वेव्स आती है ना, ठीक है, उसके थ्रू जनरेट होती हैं। और आपने जो 7th क्लास में टाइडल एनर्जी पढ़ा होगा, जो कि क्या कहते हैं दिन में 2 बार, साल में 2 बार जब आती है, क्या कहते हैं नीप टाइडल एनर्जी और नीप टाइडल एनर्जी एंड स्प्रिंग टाइडल एनर्जी, तो उसके थ्रू इसको जनरेट किया जाता है। ये भी नॉन पॉल्यूटिंग होती है और इनएग्जॉस्टिबल। वेव्स तो हमेशा आएंगी ना। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। ये वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वेव्स जब आती है ना तो जो ओशियानिक वाइल्ड लाइफ्स होते हैं उनको वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, ये डिफ़िकल्ट होता है कि ये वेव्स कब जनरेट होंगी, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से ये कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, एक एटम होता है, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसकी बम्बार्डिंग कराने से वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि बाकी जितने की भी मतलब जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर लो, अकेला वो ये प्रोड्यूस कर सकता है। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो इंसान के लिए भी हार्मफुल है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, और ओशियानिक एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है।
आपने नाम सुना होगा जापान का हिरोशिमा और नागासाकी। वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग करने की वजह से आज भी वहाँ के लोग जो है ना वो फिज़िकली अनेबल्ड पैदा होते हैं। वहाँ कोई ना कोई फिज़िकली डिफेक्ट हर एक इंसान में देखने को मिल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग हुई है वहाँ पे। तो जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, जो वेस्ट निकलता है, वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है कि वहाँ के लोग भी ये क्या कहते हैं फिज़िकली डिफेक्ट निकलें। और दूसरा एक्सपेंसिव होता है। तीसरी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया में जिसकी बॉम्बार्डिंग करते हैं यूरेनियम, वो बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में है। इस वजह से भी ये इंडिया में थोड़ा कंपैरेटिव कम यूज़ किया जाता है। यूज़ तो किया जा रहा है लेकिन कंपैरेटिव कम। नेक्स्ट आता है बायोगैस, ठीक है। इसमें क्या है, लो कॉस्ट है, सबसे कम पैसा इसमें लगता है। करते क्या है मैं बताती हूँ कि होता क्या है कि ये एक तरह का टैंक बना दिया जाता है। इस टैंक का एक ढक्कन खोलकर घर का जितना कचरा है, गाय बैल का जो वेस्ट है, ठीक है, जो एनिमल वेस्ट है, वो सब इसमें डाल देते हैं। उसकी वजह से ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, और मीथेन गैस जब ऊपर आता है तो उसको यूज़ किया जाता है लाइट जलाने में, घर में कुकिंग गैस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ईज़ी टू ऑपरेट, बहुत ईजी होता है ऑपरेट करना। कुछ नहीं, कचरा भरते जाओ और गैस निकालते जाओ। मेक्स यूज़ ऑफ ए बायो वेस्ट, जो बायो वेस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, कॉज ऑफ ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को अफेक्ट करता है। लास्ट क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि एक अर्थक्वेक टाइप का आता है, ठीक है। अब वो कहाँ पे आएगा, क्या आएगा, वो लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वही है इनएग्जॉस्टिबल और नॉन पोल्यूटिंग। डिसएडवांटेज क्या है, लोकेट फार अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होता है। सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। देखिए ये सोलर एनर्जी है, इस तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं और ये बहुत कॉस्टली आते हैं। लेकिन ये एक बार सेटअप हो गया तो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विंड एनर्जी देखते हैं। विंड एनर्जी का डायग्राम नहीं दिया, ये दिया हुआ है। ये इस तरीके से लगता है और इस तरीके से वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे विंड मिल्स जो हैं वो ज़्यादा कहाँ लगते हैं, कोस्टल रीजन में और माउंटेन पास वेयर द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। और विंड फार्म्स जो हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में देखने को मिलते हैं। अब आता है न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, इस तरीके के बड़े बड़े स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर की बम्बार्डिंग और ये सब की जाती है। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम, थोरियम तो आपको इंडिया में मिलता है लेकिन यूरेनियम जो है वो इंडिया में बहुत कम मात्रा में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में इंडिया में मिलता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न करके न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं और एमिट्स द पावर, पावर को एमिट्स करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो यूएसए है, और यूरोप जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसी जगहों पे क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये कलपक्कम, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोरियम का भी यूज़ किया जाता है जिसमें मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला, ये केरला के मोनोजाइट सैंड में जो है थोरियम मिल रहा है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में थोरियम जो मिल रहा है वो केरला में ही मिल रहा है, इंडिया में, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान में, नरोरा यूपी, कैगा कर्नाटका,
ठीक है, काकरापारा गुजरात, तो ऐसी जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। अब आता है जियोथर्मल। होता क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टेडली वी गो डीपर। देखिए यहाँ पे पानी भरा जाता है, यहाँ पे जब हीट एनर्जी इंक्रीज होती है ना, तो ये वाटर जो होता है वो क्या कहते हैं वेपर फॉर्म में, ये हॉट वाटर के फॉर्म में आता है, इधर आता है, स्टीम फॉर्म करता है, स्टीम से टरबाइन घूमती है और टरबाइन से जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से इसको जनरेट किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होता है और ये ज़ीरो थर्मल एनर्जी की वजह से ही हॉट स्प्रिंग वाटर आपको देखने को मिलेगा। यूएसए में आप देखोगे एक येलो स्टोन पार्क है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। बहुत सालों तक इस तरीके से इस पानी को यूज़ किया जाता था कि गर्म पानी निकल रहा है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए, क्योंकि यूएसए में एक प्लेस है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर्स निकलते हैं, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस, सेंट्रल अमेरिका, ये हैं। इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया में मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली इन लद्दाख, इन दोनों जगहों पे जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। कहाँ कहाँ? मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली इन लद्दाख में क्या कहते हैं ये जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टीम जैसा पानी निकलता है, ये ऐसा। अब आता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी वही है जो वेव्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। वेव्स की वजह से ये टरबाइंस घूमती है और ये टरबाइंस जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर आता है बायोगैस। मैंने ऐसे ही दिखाया था आपको, यहाँ पे गैस टैंक्स होती हैं और कचरा डालते जाओ और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है और मीथेन गैस को मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और उसका यूज़ कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? ये हार्नेसिंग द एनर्जी बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली, ये कॉस्टली भी होता है लेकिन ये डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है और दूसरी ये जब आप लगाते हो ना तो आसपास जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है जो कि अनअवॉइडेबल होती है। डिफरेंस नॉट वेस्टिंग एनर्जी, द एनर्जी सेव्ड आइदर जनरेटेड एंड एक्ट एज ए मीइंग ब्राइटर एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में एक चीज़ बतानी थी कि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रशिया और फ्रांस में, और इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो गल्फ़ ऑफ कच्छ में सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी एनर्जी किस तरीके से काम करती है और उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। होपफुली पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।